बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर रिश्ते बस नाम के रिश्ते होते हैं, लेकिन इन रिश्तों में एहसास, मोहब्बत, हमदर्दी, नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नए रिश्ते बनते हैं तो इंसान इन रिश्तों से कई उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। इनसे इसी खलूस की चाह रखता है जैसा खलूस वो सामने वाले पे लुटा रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, रिश्ते और तल्लक में सामने वाले को अपने जैसा तसव्वुर करने की गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान ये गलती कर बैठता है। ऐसा ही कुछ मेरे ससुराल में हुआ था मेरे साथ। मैं एक मतवस्त तबके से तल्लक रखने वाली सादा हुलिये की लड़की थी। घर में गुर्बत ने डेरे जमाए थे। मेरी एक बहन और एक भाई था। वालिद 2 साल पहले इंतकाल कर गए। उनके जाने की देर थी कि मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। जहाँ मुझे अपनी ख्वाहिश के लिए अपने वालिदैन के पास जाना पड़ता, वहीं अब सबकी ज़रूरत का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता। FA तक पढ़ाई में वो मुश्किल की और एक जगह पर पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी तो अब्बू के जाने के बाद बिस्तर पर ही लग गई थी। छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। और भाई तो अभी छोटा था, इसका स्कूल जारी था। एक लड़की होने के नाते मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला गया। मैं शादी की उम्र को पहुंची तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर। जो भी रिश्ता आता, मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद ना होती। शायद मेरी आंखें अपनी आंखों में देखे ख्वाब की हकीकत को बदलने की सही में लगी हुई थी, लेकिन अब उम्र भी बढ़ती जा रही थी और कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है, गरीब के लिए गरीब का ही रिश्ता आएगा ना। अमीर घराने ऐसे घरों में रिश्ते क्यों भेजने वाले। अपने ख्वाब पर मिट्टी डालकर मैंने फैसला किया कि अब जो भी वो रिश्ता आएगा, हाँ कर दूंगी। इन जिम्मेदारियों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में अच्छा लिखा था, या फिर ये सब मेरी खामख्याली थी। एक दिन पढ़ा कर वापस आई तो कुछ लोग हमारे घर पर मौजूद थे। एक औरत और उसके साथ उसकी एक बेटी और एक लड़का, जो किसी तौर पर भी मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था। बहन ने बताया कि वो लोग मेरा रिश्ता देखने हैं। मैं तो सस्ता सी गई थी। मेरे लिए एक पागल का रिश्ता आया क्या? आप मुझे इस पागल से शादी करनी होगी। मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। वो औरत उठकर मेरे पास आई और नहायत ही शफ़क़त भरे अंदाज में मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो। ये मेरा दूसरा बेटा है। मैं अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता देखने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ही हमारे घर की रौनक बनो और मेरे बड़े बेटे की दुल्हन के रूप में आओ और हमारे घर को 4 चांद लगा दो। और मेरा ये बेटा तो ज़रा कम अक्ल सा है, लेकिन हम सबकी आंखों का तारा है। तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी मैं खामोश होगी। वो लोग अपनी मर्जी बता के चले गए कि इन्हें रिश्ता पसंद आ गया। मेरी अम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि वो अमीर लोग थे और अमीर घराने से रिश्ता आने पर मेरे हवाले से वो काफ़ी मुतमईन थे। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरे लिए इतने अमीर घर से रिश्ता कैसे आ सकता है। लेकिन सोचा, हो सकता है इस औरत को मैं वाकई पसंद आ गई हूँ। लिहाजा मैंने भी सारे मनफी ख्यालात को झटक दिया और हाँ कर दी। दूसरी तरफ से भी फ़ौरन निकाह और रुखसती की बात कर दी गई। और यहाँ जल्दी तो मेरी अपनी अम्मी को लगी ही थी। अगले हफ्ते मेरा निकाह और रुखसती एक साथ हो गया और मैंने अभी तक अपने शोर को नहीं देखा था। कौन था, कैसा नज़र आता, कुछ पता नहीं था। निकाह के वक्त भी सेहरा बांधे हुआ था, जिसकी वजह से इसकी शक्ल दिखाई ना दी। मेरी सास मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आई और मेरी नंद मेरा ख्याल रखने का बोला। अभी मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अपने शोर का इंतजार ही कर रही थी कि बाहर से जोर से लड़ने की आवाज़ें आना शुरू होगी। मैं परेशान होगी कि शादी का पहला दिन था। रात को इस वक्त मेरा कमरे से बाहर निकलना भी मुझे कुछ मुनासिब ना लगा। सारी रात आंखों में कट गई, लेकिन मेरा शोर कमरे में ना आया। मैं तो सारी रात शोर का इंतज़ार ही बेताबी से करती रही और उसे देखना भी चाहती थी, मगर वो ना आया। सुबह उठी तो मेरी नंद ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बोली कि भाभी जल्दी से आ जाए, अम्मा आपको बुला रही है। मैं पूछना चाहती थी कि मेरा शोर कहाँ है, लेकिन बस ये बात मैं सोच के ही रह गई और तैयार हुई और सास के पास चली गई। सास ने आते ही घर के सारे काम बताने शुरू कर दिए। हर मुझे मेरे शोर का बताया तक ना और ना ही पूछने की मेरे में हिम्मत थी। फिर एकदम से उन्होंने मेरे सर पर बम फोड़ा कि तुम्हारा शोर कारोबार के सिलसिले में बिरने मुल्क चला गया, इमरजेंसी में जाना पड़ा, इसलिए तुम्हें बता कर नहीं गया। मेरा पागल देवर सामने खड़ा सब कुछ सुन रहा था। ये बात सुनते ही मेरा दिल बाहर आया। ये कैसी शादी थी? मेरा शोर तो मुझसे मिल के भी नहीं गया, मुझे देखना तक नहीं उसने गवारा किया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सोच में पड़ गई। मेरा पागल देवर मेरे सामने चुटकियाँ बजाता गुजर गया, गोया कह रहा हो कि वो अब नहीं आने वाला। मैं कैसी दुल्हन थी जो बगैर शोहर को देखे बात किए इस घर जैसे मेरा ससुराल कहा जा रहा था। बहुत ख्वाहिश थी कि शोहर होता, इसके साथ घूमती फिरती, सैर करती, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तो एंजॉय करती ना। मगर मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सास बिल्कुल एक मुख्तलिफ औरत ने की। शादी के बाद इसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही बदल गया। इतने अमीर होकर कोई नौकरानी नहीं रखी थी उन्होंने। एक दिन मेरी सास को पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी से सारी बात कर दी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उसको ये रिश्ता पसंद नहीं था, वो तो मैंने ज़बरदस्ती की। वो सच में मुझे छोड़कर चला गया। तुम मनहूस हो, हमारे घर को तोड़ दिया तुमने आकर।
यह बात सुनकर मेरे दिल करे कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जो मेरा देवर ये सब कुछ देख रहा था। उसने मुझे मेरा हाथ पकड़कर सलीब देना चाहिए और फिर मेरे लिए खाना ले आया। इसकी ये हरकत मुझे हैरान कर गई। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी नंद और सास मुझे ताने देती रहती और काम भी करवाती रहती। मेरा पागल देवर इतनी अपनी हरकतों से मेरा दिल बहलाता रहता। मेरा शोहर तो यहाँ था नहीं, ना ही मेरा इससे कोई तल्लक बना। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती। मेरा पागल देवर जब भी मेरे पास आता अपनी बातों से मेरा दिल मोह लेता। मैं दिन भर अपने देवर के साथ खेलती रहती, से बातें करती रहती। मुझे मेरे पागल देवर से प्यार हो गया था। हालांकि रिश्ते में मैं इसकी भाभी थी, लेकिन उसका ये रवैया मुझे भा गया था और मुड़ के पूछा तक नहीं था। मैं खुद परेशानी का शिकार हो चुकी थी और अपने पागल देवर से मुझे प्यार हो जाना, इसके साथ खेलना, बातें करना कुछ ज़्यादा बुरा फील नहीं होता। लेकिन मुझे क्या पता था ये सब मुझ पर कितने राज खोल देगा जिससे मैं अनजान थी। सास और नंद दिन भर अपनी ही ज़ात में मगन रहती। घर में अक्सर गैर मर्दों का आना जाना रहता। मेरी नंद और सास हंस हंस के उनके साथ बातें करती, मुझे नौकरों की तरह काम देखकर अलग कर देती। मेरा पागल देवर अपनी माँ को हमेशा झटक देता और उनसे नफरत का इजहार करता। जब भी कोई बात करती वो चीखता चलाता ही जाता। मैं अपने पागल देवर को संभालती और पूछती तो वो फिर से बच्चों की तरह मुझसे खेलने की बात करता। मैं भी सब भूल कर इसके साथ खेलती। मेरी पसंदीदगी अपने पागल देवर के लिए बढ़ती चली जा रही थी। मैंने यही सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, मगर वो था ही इतना कि मन मोह लेने वाला। यहाँ आकर मेरी सास की एक ही बात सच्ची लगी, वो जो उन्होंने शादी से पहले मुझे कहा था कि ये सबकी आंखों का तारा है। मेरी पसंदीदगी इतनी बढ़ गई कि एक रात मैं अपने पागल देवर के साथ सो गई। लेकिन इस रात जो हुआ मैं बयान करने से कह सकती। मुझे लगा कि मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा, ज़मीन फट गई। ऐसा भी हो सकता है और ये सब क्यों हो गया? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यकीन आया, लेकिन जो होना था सो हो गया। मगर मुझे अपने पागल देवर से ऐसी तोक्को नहीं थी। मैं शर्मिंदा से अगली सुबह उठी और रात का मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार आता रहा। सोच सोच के पागल हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ये क्या हो गया? मुझे अपने अमल पर शर्मिंदगी सी हो गई थी और परेशानी भी। मेरी सास ने हंसपे मामूल मुझे काम पर लगा दिया और खुद फ़ोन पर किसी से बातें करने लगी। ये कोई आम फ़ोन की कॉल नहीं थी, किसी किस्म के एजेंट की कॉल थी जिससे मेरी सास किसी किस्म का सौदा तय कर रही थी। मुझे मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। और वो किससे बात कर रही थी? क्या मामला था? मुझे नहीं इल्म हो सका। इतने में मेरा पागल देवर अचानक से मेरे पीछे आ गया और मुझे अपने बचकाना अमल से डराने की कोशिश की। वो बिल्कुल वैसी हरकतें करता जैसे पहले करता था। मुझसे अपने साथ खेलने की जिद करने लगा और उसको देखते मेरे सामने रात वाला मंजर घूम गया। ये कैसा रूप था इसका? रात का सारा वाकया जो कुछ भी हुआ था, क्या वो नावाकिफ था इस सब से? बस मेरे सामने वो बनने की कोशिश कर रहा था। क्या वजह थी कि वो रात को किसी बात का जिक्र नहीं कर रहा था? मैं दिल महसूस कर गई थी, यहाँ तो सब भी अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। कोई मुझसे सच्ची हमदर्दी नहीं रखता। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी नंद घर में दाखिल हुई और बहुत खुश नज़र आ रही थी। इसकी इस खुशी की वजह जानना मुश्किल हो रही थी। वो आते ही मेरी सास के गले लगी और झूलते बोली, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा अम्मी, कुछ भी नहीं। मैंने कहा था ना, बात फाइनल हो चुकी है अम्मी, हम कामयाब हो गए, बस एक और कदम की दूरी पर, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं समझ ना सकी वो किस मतलब बात कर रही है, लेकिन जो बात थी माँ बेटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। खैर मैं अपने देवर के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते वो मुझे एक कमरे की तरफ ले गया। यहाँ से मुझे नई गेंद निकाल के दो, यहाँ मेरी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई, मैं पुरानी से नहीं खेलूँगा। अब इसकी इस अजीब फरमाइश पे मुझे गुस्सा आया। खैर मैं इसके साथ चल पड़ी और कमरे का लॉक खोल दिया। खोलते ही मैंने देखा वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का सामान पड़ा हुआ था, जिसमें घुंघरू, नए कपड़ों के जोड़े, मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत पर्दे, हर किस्म का मेकअप का सामान और कुछ फर्नीचर था, जिसमें कुछ रंग बिरंगी कुर्सियाँ और इसके लिए कुशन भी मौजूद थे, बैठने का तख्त और इस तरह की मुख्तलिफ अनवा अकसाम की चीज़ें थी। मुझे ये सब देख के अजीब लगा। ये सब चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं? वो ये कमरा लॉक क्यों रखती? मेरा पागल देवर इन चीज़ों को नफरत से दूर हटाता अपनी गेंद उठाकर बाहर आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया। मैंने दोबारा लॉक लगा दिया, आकर अपने पागल देवर के साथ बातें करने लगी। और अगले दिन सुबह सुबह मेरी सास का मूड बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक कर रही थी। मैं इनके अच्छे रवैये पे शश्त रह गई थी। उन्हें अचानक से क्या हो गया था? मुझे लगा हो सकता है वो मुझसे वक्ती तौर पर नाराज़ हो गई हूँ, बेटी की मोहब्बत में मुझसे ज़्यादा बोल गई हूँ और अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसीलिए मुझसे इतना अच्छा सलूक कर रही है। खैर मैं खुश होगी और इनकी हर बात मानने लगी। उन्होंने मुझे मेरे पागल देवर के साथ शॉपिंग के लिए भेज दिया। कहा कि तुम जब इस घर में आई हो कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी कोई शिकवा नहीं किया, तुमने
तो इस पूरे घर को यूँ संभाल के रखा है। मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी बहू हो। सास का इतना प्यार देख के तो मैं बिछी जा रही थी, सारी तकलीफ़ें भूल गई। मेरी नंद भी मुझसे अच्छे से पेश आ रही थी। दिल को सुकून सा हो गया था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने पागल देवर के साथ शॉपिंग पर चली गई। मेरी सास ने मुझे ख़ास तौर पर गहरे रंग के सूट खरीदने का बोला कि तुम नई नवेली दुल्हन थी। मैंने अपने कोई चाह पूरे नहीं किए, इसलिए अब जी भर के अपने सारे चाह पूरे करूँगी। मुझे लगा मेरा शोहर वापस आ रहा, जो वो इसी तरह से इतनी खुश हैं। मैं भी मुतमिन होगी और 4-5 अच्छे अच्छे जोड़े खरीद लिए और भी काफ़ी शॉपिंग की अपने पागल देवर के साथ। ये सब शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो रात याद आती तो मैं हक्का बक्का रह गई। खैर, मैं इस मतलब तशवीश का शिकार थी कि सारा दिन यूं ही गुजर जाता और रात हुई तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरा जी चाहा मैं अपने पागल देवर से कुछ बातें कर लूँ, हो सकता है आज मामला बरकस हो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ी। मैं जैसे जैसे कदम उठाती जा रही थी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जाने आज मुझसे क्या होने वाला था। जो भी था, मैं अपने हवासों पे काबू पाते हुए अपने पागल देवर के कमरे की जाना पड़ने लगी। मेरा पागल देवर का कमरा मेरी सास के कमरे के सामने था। मुझे डर था कि मेरी सास और मेरी नंद मुझे अपने पागल देवर के कमरे में जाते ना देख लें। मैं चुपके से अपनी सास के कमरे के पास से गुजरने लगी। मैंने अपनी सास के कमरे में से चंद सुरगोशियाँ सुनी। मेरी सास कह रही थी कि ठीक है, मैं ये दुआ बढ़ा देती हूँ मज़ीद, लेकिन क्या इससे फौरी फ़ायदा होगा? ना सामने से ना जाने क्या कहा कि मेरी सास खुशी से चहक उठी और बोली, ये भी कहने की बात है, आपका हक है, आप ही के हवाले करूँगी और दुआ की मकदार भी बढ़ा दूंगी और अब एक के बजाय 2 इंजेक्शन लगवाऊंगी ताकि पूरा पूरा असर हो। बड़ी ही मज़ीक़ा खेज़ हंसती। मैंने सोचा कौन सा पूरा पूरा असर और किस चीज़ का और किसको होगा ये असर। मेरी सास को मेरी आहट महसूस हो गई। वो फ़ौरन फ़ोन रख दिया। मेरी सास ने कहा, क्या हुआ, इस वक्त बाहर क्यों हो? बहू, अपने कमरे में आराम करो जाकर। काफ़ी बुखलाहट का शिकार नज़र आ रही थी, जैसे खौफ होकर मैंने कुछ सुन लिया है। मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा, नहीं, बस पानी लेने के लिए जा रही थी, प्यास से बुरा हाल हो रहा है। तो वो रिलैक्स होकर मुझे कहा कि ठीक है बहू, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत रात होगी, तुम भी सो जाओ। मैं वहाँ से चली आई और अपने पागल देवर के कमरे में जाने का इरादा तर्क कर दिया। कमरे में आके सो गई। वो दिन जैसे तैसे गुजर गया। मेरी सास बहुत खुश लग रही थी, गोया कि कोई खजाना हाथ में लग गया। और मेरी नंद भी अपने आप में ऐसी मगन थी ना। मेरी सास ने मुझे बुलाया और रात के खाने के लिए ख़ास तौर पर मेनू समझाया और घर की सफाई साफ़ सुथराई की हिदायतें दी। मैंने इनके हुक्म की तामील करना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया और ख़ास किस्म का बना हुआ सुर्ख लिबास, जिस पर मुख्तलिफ तरह के गोटे से काम किया हुआ था, और मुझे भी वो लिबास रात के खाने पर पहनने के लिए दिया। मेरी सास ने कहा कि मैं ये लिबास अपनी बड़ी बहू के लिए ख़ास तौर पर बनवाया, इसे रात के खाने में ज़रूर पहनना। मेरी सास आज किसी की दावत कर रही थी। मैं ना चाहते हुए लिबास पकड़ा और मुझे मेरी सास ने ख़ास तौर पर सजने संभलने का कहा, दुल्हन की तरह तैयार होने को कहा। मेरी बहू कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तैयारी में, ठीक है। मैं कमरे में चली गई। कमरे में आते ही मैंने वो जोड़ा बेड पर फेंका और किचन में खाने की तैयारी करने चले गई। शाम होते मुख्तलिफ मेहमानों ने आना शुरू कर दिया और सब लोगों को मैं पहली बार देख रही थी। हाँ, उनमें से कुछ लोग पहले भी घर आते जाते थे। कुछ बहुत ही ख़ास खुसूसी मेहमान थे जिनके आवभगत खुसूसी तौर पर मेरी सास खुद किया करती। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ये किस किस्म की दावत थी जहाँ मर्द ही मर्द आ रहे हैं, कोई भी औरत न थी। पर मुझे मेरी सास ने अच्छे से तैयार हो जाने का कहा। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सास की बात तो मानी ही थी ना। मुझे लगा मेरा शोहर वापस आ रहा है, मुझे इसलिए कुछ नहीं बता रही कि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहती। मैं फ़ौरन से तैयार होने लगी, दिल में कहीं अरमान सजाए, लाल जोड़ा पहना, लिपस्टिक लगाई, बाहर की तरफ का मंजर देखने अपने कमरे से निकली। बाहर निकली तो देखा कि मेरा पागल देवर स्टेज पर मौजूद था, पाँव में घुंघरू बांधे रक्स कर रहा था और पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था। ये मुझे मंजर हैरान और परेशान कर गया था। मेरा पागल देवर एक रकासा का काम क्यों कर रहा था? कैसी महफिल थी ये? यहाँ मुजरे की महफिल सजाई गई थी। मैं जैसे ही बाहर निकली, कुछ मर्दों ने घूरना शुरू कर दिया और एक मर्द मेरी सास के बराबर बैठकर कोई बात करने लगा। इन मर्दों की भूखी नज़रें मुझे अपने आप पर, अपनी इज्जत पर ख़तरे में महसूस हो रही थी। मैं हैरान थी। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। एक मर्द अपना वहशियाना रूप धारे मेरी तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने यक इसका हाथ पकड़कर झटक दिया और इसको खूब मारा। मेरे पागल देवर को स्टेज से पकड़कर भी नीचे ले आया और पकड़ के गले से लगाकर खूब रोया।
मैंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था। लोगों को वो घर से निकाल चुका था। मेरी सास और नान को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं अभी तक हैरान थी, परेशान खड़ी थी कि ये क्या हो रहा है। आखिर ये शख्स कौन था? मेरा पागल देवर इस शख्स के गले लगकर रो रहा था। इस शख्स ने बताया कि वो मेरे पागल देवर का बड़ा भाई है, यानी कि मेरा शौहर था। मैं पहली बार अपने शौहर को देख रही थी। वो वापस आ गया था। इस औरत ने मुझे लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करने का झूठा मुकदमा डालकर धोखे से इस घर को अपने नाम करवा लिया और मेरे छोटे भाई को ऐसी दवाएं खिला रहे हैं जिससे उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। इस खुद गर्ज औरत ने अपने फ़ायदे के लिए मेरे भाई को बार बार मारने की कोशिश की और इसे ना मर्द बनाने की। इसे ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगा रही थी कि जिससे इसकी मर्दाना सलाहियत ही कमज़ोर होती पड़ती जा रही थी और वो इसके कोठे के लिए रकासा का काम दे सके। आखिरी आखिरी हकीकत सुनकर तो मेरे होश उड़ गए जब मेरे शौहर ने कहा कि ये औरत मेरी शादी एक गरीब घर में करवा कर उसे हवस के मारे भूखे मर्दों के आगे डालने जा रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपनी सास के सामने गई और उनसे चीख कर पूछा, मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? इस साहब में मेरी सास जहर खंदा लहजे में बोली कि तुम गरीब घराने से थी। कहीं से मालूम हुआ कि तुम लोग भी किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश में हो, तो तुमसे अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और झूठे केस में इसे फंसा दिया। तुम भी गरीब घर से थी ना, इसलिए मेरे खिलाफ कुछ ना कर सकी और मैंने अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी तवज्जो देख ली थी। जिस रात तुम इसके कमरे में गई थी वो समझा कि मैं इसे इंजेक्शन देने आई थी, इसलिए उसने तुम पर हमला कर दिया और तुम्हारा गला दबाना चाहा। ये सब देखकर मुझे कोई अफसोस ना हुआ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं इंजेक्शन डबल करके अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन आज अगर ये मेरा बड़ा बेटा ना था तो तुम्हें भी ऐसी जगह भेजती कि ज़िंदगी भर याद रखती। ये सब सुनते ही मैं तो ज़मीन पर गिर पड़ी कि इतना घिनौना खेल खेला गया मेरे साथ और मेरा शौहर को मुझसे दूर कर दिया गया। फिर मेरी इज़्ज़त पर हमला करवाने की कोशिश की गई। मेरे शौहर मुझे हॉस्पिटल ले गए और कभी भी मुझे छोड़ के ना जाने का अहद कर दिया और साथ ही मेरे शौहर ने मेरे पागल देवर का अच्छी जगह से इलाज शुरू करवा दिया। आज हम अच्छी जगह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरी सास और इसकी बेटी जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा शौहर मुझे मिल गया और एक बेहतरीन घर भी बना के दिया उसने। मेरा शौहर कभी कभी अपनी सुतीली माँ के इस रवैये पर काफ़ी अफसरदा हो जाता है, लेकिन इसको ये एहसास है कि सके रिश्ते सके ही होते हैं और सुतीले रिश्ते हमेशा सुतीले ही रहते हैं। मेरे शौहर ने अपनी सुतीली माँ के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन्हें वफा ना मिली थी उनसे। लेकिन हम खुश थे कि हम अब अपना घर बसा चुके थे। अब मेरा पागल देवर भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। इसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी। वो अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर चुका था।